दोस्तों नमस्कार। प्रकृति के बीच में जब आप खड़े होते हैं तो आपको तेल, गैस, पावर यही सब कुछ नजर आता है अगर आपके पास खूब पैसा है। और भारत में प्रकृति का दोहन जमकर हुआ है, उसके जरिए पैसों की कमाई जमकर हुई है। जितने बड़े कॉरपोरेट हैं, अगर वह तेल से जुड़े हैं, अगर वो गैस से जुड़े हैं, अगर वह पावर से जुड़े हैं और अगर वह बंदरगाहों यानी पोर्ट से जुड़े हैं और उसके साथ ही अगर उनके पास एयरपोर्ट भी है, तो फिर मानकर चलिए कि प्रकृति का दोहन आर्थिक तौर पर संपन्नता के साथ चंद कॉरपोरेट के हाथों में समाया हुआ है। और आज देखिए शेयर बाजार के भीतर जब सबसे ज्यादा शेयरों की बिकवाली जो हो रही थी, उसके दायरे में पावर, तेल, गैस के शेयर ही आ रहे थे। लेकिन जिक्र आज इस बात का नहीं है। जिक्र तो इस बात का है कि जब किसी देश की राजनीतिक सत्ता वहां की अर्थव्यवस्था को भी राजनीतिक तौर पर चलाने लगे, तो फिर वहां का शेयर बाजार भी राजनीति के जरिए ही हांका जाता है। और शायद इसीलिए हिडेनबर्ग रिसर्च की जिस रिपोर्ट को लेकर अडानी कटघरे में है, असल मायने में वो भारत की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रही है। क्योंकि भारत के भीतर अलग अलग सेक्टर को लेकर निगरानी के लिए इंस्टीट्यूशंस की मौजूदगी है। लेकिन क्या यह कोई कल्पना कर सकता है कि राजनीति की सहमति के बगैर कोई कमाता चला जाए, मूल्यांकन होता चला जाए, बैंक पैसा देते चला जाए और उसके बावजूद भी वह रेगुलेटर की भूमिका में ना हो? सही समझ रहे हैं आप, हम सेबी का जिक्र कर रहे हैं, हम आरबीआई का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे की लकीर मोदी सत्ता की दिशा में जाती है। और जिस दिन मोदी सत्ता का बजट आता है इस देश के नाम, उस दिन शेयर बाजार के भीतर कोई हलचल उस बजट को लेकर नहीं होती है, बल्कि दुनिया भर में हिडेनबर्ग रिसर्च को लेकर जो अलग अलग तरीके से जांच और परसेप्शन बन रहा है, वो भारत के शेयर बाजार को डिगाने लगता है। और पढ़ते हुए बजट को फाइनेंस मिनिस्ट्री हो सकता है खुश हो रही हो कि देखिए शेयर बाजार बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया भर में अडानीज के शेयर और उसके वैल्यूएशन को लेकर जो सवाल हिडेनबर्ग रिसर्च ने पैदा किया है, वो पहली बार बजट के दिन शेयर बाजार के भीतर किसी ब्लैक वेडनेसडे की तरह उभरा है। और कितने निवेशक इसमें डूबे, कितने लाख करोड़ डूबे, इसके आंकड़ों से आप प्रभावित आज मत होइएगा। आज जरा उस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत का बजट भारत के शेयर बाजार को प्रभावित नहीं कर पाता है। और शेयर बाजार अपनी इकोनॉमी के आसरे नहीं चलता है। निवेशकों की भरमार हो, लेकिन वह जिस तरीके से मैनेज न सिर्फ देश के भीतर बल्कि देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी करता है, आज उसकी चोट शेयर बाजार के भीतर दिखाई दी। नॉर्वे इन कंपनी या नॉर्वेयन फंड जो कहा जाता है, ये बहुत बड़ा फंड है और अडानीज ग्रुप के साथ लगभग $80 मिलियन का ये जुड़ा हुआ है। और उसने दोपहर के बाद शुरुआत कर दी कि सारे शेयर बेचने शुरू कर दिए। उसके बाद बाजार में हड़कंप मच गई। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच एक जानकारी और निकल के आई कि दरअसल क्रेडिट स्विस, यह एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, क्रेडिट स्विस प्राइवेट बैंक, इसने कहा अब हम किसी तरीके से अडानीज ग्रुप का बॉन्ड कोलेटरल वे में नहीं लेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बॉन्ड को बेचकर एक बैंक से दूसरे बैंक से जो पैसा निकाला जाता है, उसको लेकर स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट स्विस ने कह दिया हम अब बॉन्ड आपके नहीं लेंगे। यानी एक तरफ नॉर्वेजियन फंड, दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड की क्रेडिट स्विस कंपनी। और उसके साथ ही एक तीसरी जानकारी आज सुबह ही आ गई कि दरअसल ऑस्ट्रेलिया की जो रेगुलेटरी कमिटी है वो रिव्यू कर रही है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ने बाकायदा जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन बात इससे भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भारत के भीतर शेयर बाजार के जरिए पैसा बनाना और बजट के दिन शेयर बाजार का उथल पुथल कई मायनों में इस देश को इसलिए चौंका गया क्योंकि बजट राजनीतिक है, लेकिन शेयर बाजार राजनीतिक तो नहीं है। लेकिन शेयर बाजार के भीतर जो वैल्यूएशन हो रहा है, अगर वह पॉलिटिकली इफेक्टेड है और उसके दायरे में देश के पीएसयू आ रहे हैं, जिसमें एलआईसी के शेयर भी आज नीचे चले गए, एसबीआई के शेयर भी आज नीचे चले गए। और अडानीज की कंपनियों की फहरिस्त बहुत साफ बताती है कि भरोसा डगमगाया नहीं है, बल्कि भरोसा पूरे तरीके से हिल गया है। उसकी एक
रिपोर्ट इस बात को खाली लेकर समझ लीजिए, जो हमारी पूरी टीम ने तैयार किया, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 20% से ज्यादा तक वो आज नीचे आया। बंद हुआ उस समय लगभग 17.5% वो नीचे आ चुका था। अडानी इंटरप्राइजेस जो एफपीओ आया और एफपीओ के जरिए कहा गया कि देखिए 100% सब्सक्रिप्शन हो गया है, तब यह सवाल था कि अडानी इंटरप्राइजेस को तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसके शेयर्स नीचे गिरने शुरू हुए, वे 2000 के नीचे आ गए, यानी एफपीओ अडानी इंटरप्राइजेस के जरिए जो बोली और ऑफर प्राइस था वो 3267 रुपए था, और आज की तारीख में जब वो बंद हो रहा था तो 2100 के लगभग बंद हुआ, जो कि एक वक्त 1900 पर आ गया। तो क्या जो एफपीओ को लेकर सब्सक्रिप्शन हुआ, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से जानकारी दी गई कि किस किस कंपनी ने खरीदा है, उसके बारे में शेयर मार्केट में यह हल्ला उड़ गया कि दरअसल सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है और पैसा अडानीज ही डालेंगे, और सबको उन्होंने कहा है हम आपको एग्जिट रूट में ले जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसी परिस्थिति आ गई देश के सबसे रईस शख्स के साथ और दुनिया के तीसरे नंबर के रईस के साथ साथ? स्थिति देखिए कैसे डामाडोल होती है, और आज की तारीख में वह फोर्ब्स की लिस्ट में 15वें नंबर पर आकर खड़े हो गए हैं। अंबानीज उनके ऊपर आ गए हैं बहरहाल। लेकिन देखिए अडानीज ग्रीन एनर्जी 5.25% नीचे, अडानी टोटल गैस 10% नीचे, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट एक वक्त में कुलांचे मारता था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन थी, शेयर बाजार के भीतर उनकी दखल थी। लेकिन आज की तारीख में अंबुजा सीमेंट एक वक्त 20% के नीचे आया, क्लोज में 17.11% नीचे बंद हुआ। एसीसी भी 6.01% नीचे बंद हुआ। अडानीज विल्मर लगभग 5% नीचे आकर बंद हुआ। अडानी पावर लगभग 5% नीचे आकर बंद हुआ। अडानी ट्रांसमिशन 3% नीचे आ गया। यानी कितने बिलियन डॉलर का यह खेल हो गया। इसको और थोड़ा बारीकी से समझिए तो ठीक एक बुधवार पहले यानी 25 तारीख को यह रिपोर्ट आई थी, 25 जनवरी को। उस वक्त 116 बिलियन डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ का वैल्यूएशन अडानीज का हुआ करता था। लेकिन अडानीज का वैल्यूएशन घटते घटते कैसे आया, उसके बाद याद कीजिए 25 तारीख को 6 बिलियन डॉलर का नुकसान अडानीज को होता है, 27 तारीख को 20.3 बिलियन का नुकसान होता है, 30 तारीख को 8 बिलियन का नुकसान होता है, आज फिर 8 बिलियन का नुकसान होता है, और होते होते 76.8 बिलियन के नेटवर्थ पर अडानी ग्रुप आकर ठहर गया, जो 15वें नंबर पर है। लेकिन बात यह नहीं है, बात है कि भारत की राजनीति के भीतर अगर कॉरपोरेट को पनाह दी गई और क्रोनी कैपिटलिज्म को खुले तरीके से खेला गया और उसको लेकर जो भी वैल्यूएशन होता था उस पर मोहर लगाने वाले जो पब्लिक सेक्टर बैंक और एलआईसी तक थे, उनके अपने शेयर्स थे वो नीचे आने लगे। और पहली बार एलआईसी के एमडी हो या एसबीआई के चेयरमैन हो, इनको आकर कहना पड़ा कि नहीं नहीं हम डूबेंगे नहीं। कल तक बात थी कि ध्यान ही मत दीजिए, उसके बाद निकली कि ध्यान दीजिए लेकिन संभल कर चलिए, और आज कहा गया हम डूबेंगे नहीं। तो क्या ऐसी परिस्थिति इस शेयर बाजार के जरिए राजनीतिक तौर पर आकर खड़ी हो गई है, जो भारत के शेयर बाजार के जरिए निवेशकों को चिंतित कर रही है? न सिर्फ निवेशक, बल्कि अगर नॉर्वेजियन फंड का जिक्र हो रहा है, अगर ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज कंपनी जो वहां की सरकारी जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है, अगर स्विस बैंक की सबसे बड़ी नंबर 1 दुनिया की जो प्राइवेट बैंक जो इन्वेस्ट करता है भारत के भीतर में, क्रेडिट स्विस, अगर वह इन परिस्थितियों को देख रहा है तो इसके मतलब कोई आसान नहीं है। और भारत की राजनीति के भीतर बजट के दिन अगर आप पूरा इतिहास पलटकर देख लीजिए तो भी बजट के दिन इस तरीके से शेयर बाजार डामाडोल नहीं होता था। सरकारें संभाल लेती थी कि जनता के भीतर मैसेज शेयर बाजार को लेकर नेगेटिव ना जाए। लेकिन आज संभालने की स्थिति तो पैदा हुई, और शेयर बाजार को लेकर बजट ने कुछ कहा भी नहीं। यह भी नहीं था कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर या कैपिटल को लेकर वो कुछ कह रही हो, कुछ नहीं किया। शेयर बाजार एक लिहाज से खुश था, चलिए हमें छेड़ा तो नहीं, हमें कुछ दे तो नहीं सकते हैं, तो हमसे आपने कुछ लिया भी नहीं। लेकिन खेल उल्टा हुआ, इंटरनेशनल कंपनियों द्वारा शेयर बेचना और उसको लेकर जांच की प्रक्रिया में लाकर खड़ा कर देना। अब आप सोचिए, क्या यह कहा जा सकता है कि अगर अडानी डूबे तो बचाएगा कौन?
बचाने वाले कौन हैं? इससे पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि नहीं, अडानी इसके एफपीओ को खरीदने वाले, अंबानी इसकी रिलायंस भी है, साजन जिंदल जिनका जिंदल स्टील है वह भी है, सुनील मित्तल एयरटेल है उन्होंने भी लिया है, सुधीर मेहता हैं टॉरंट फार्मा के उन्होंने भी लिया है, पंकज पटेल हैं जायड फार्मा के उन्होंने भी लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट के एक छोर से निकल रहा है, वही अमाउंट दूसरे छोर से एक दूसरे एंड पर जा रहा है। शेयर बाजार के भीतर चेक दिया जाता है, लेकिन चेक बाउंस ना हो, इसके लिए जिसको चेक दिया जाता है अगर वो आश्वासन दे रहा है कि आपको हम एग्जिट रूट पे ले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या यह कहा जाए कि अगर इतने बड़े शेयर मार्केट के भीतर इतना बड़ा कॉरपोरेट हाउस अगर डूबता है तो बड़ी तादाद में कई कंपनियां डूबेंगी। इस दौर के भीतर में भारत के बैंकों से लिए गए कर्ज को लेकर परेशानी होगी। शायद उतनी खस्ता हालत सोची नहीं जा सकती है, क्योंकि एसेट भी साथ में है अडानी ग्रुप के। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जो पोर्ट किंग के तौर पर जाता है, उसी पोर्ट किंग के अडानी स्पोर्ट को लेकर आज की तारीख में उसके अपने शेयर्स जो हैं वो 20% तक नीचे चले जाते हैं। और मुंद्रा पोर्ट से शुरुआत कीजिए, जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बहुत सारी रियायतें मिली हुई हैं। तो क्या ये एक नई परिस्थिति भारत के भीतर राजनीतिक और कॉरपोरेट के आपस के मिलन का अंत है क्या? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। ये बजट में उभर कर आया, जहां पर बेसिक सेक्टर जो एजुकेशन का सेक्टर, हेल्थ का सेक्टर, एग्रीकल्चर का सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट का सेक्टर, सब जगह आपने पैसा कम कर दिया। तो ये मैसेज क्या भारत के भीतर एक खतरनाक परिस्थिति के साथ है, या एक लंबे वक्त से जो बुलबुला राजनीतिक तौर पर अडानीज को लेकर बनाया जा रहा था वह बुलबुला फूटने की कगार पर है? ये कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि अडानीज ग्रुप ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले, उनके इंटरव्यूज में उन्होंने जिक्र किया था कि जिस समय पीवी नरसिम्हा राव ने रिफॉर्म किया, मनमोहन सिंह की इकोनॉमी ने जैसे संभाला, राजीव गांधी तक का उन्होंने जिक्र किया, और मोदी की दूरदृष्टि का जिक्र किया कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का विजन कितना साफ है। अगर इस सफर को समझिए तो क्या इसका एहसास अडानीज को हो चुका था? वो समझने लगे थे कि दरअसल स्थितियां एक ऐसे बैलून की तरह है, अगर राजनीतिक तौर पर उन पर कहीं अटैक हुआ तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और राजनीति के मैदान में यूं भी एक वह पॉलिटिकल पावर के तौर पर थे। शायद इसीलिए शेयर बाजार के भीतर जब एक पर असर पड़ता है तो कईयों पर असर पड़ता है। तेल से जुड़े शेयर, गैस से जुड़े शेयर, पावर से जुड़े शेयर, बैंकिंग से जुड़े हुए शेयर, जो रियलिटी यानी रियल एस्टेट है उससे जुड़े हुए, जो इंश्योरेंस है। तो बजट का भी मिक्स अपीयरेंस और अडानीज के शेयरों के डूबने की स्थिति, और बेचने को तैयार है, कोई खरीदने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर आकर शेयर बाजार में सबसे बड़ा प्लेयर टिक जाए तो इसका मैसेज बहुत साफ 2-3 दृष्टि से देखा जा सकता है। पहली बात, जो रेगुलेटर्स हैं, क्या उनको ऊपर से निर्देश है कि आप उस दिशा में नहीं देखेंगे? उनके वैल्यूएशन जो होते हैं होने दीजिए, निवेशकों को लाभ हो रहा है ना, उनके भीतर से कोई सवाल नहीं आ रहा है ना, तो आप मत देखिए। तो क्या रेगुलेटर्स ने देखना बंद कर दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या राजनीति इस देश की इकोनॉमी के साथ साथ शेयर बाजार को भी उस इकोनॉमी के बड़े प्लेयर्स के अनुकूल बनाने के लिए काम करती है? यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, जिस नेक्सस का जिक्र लगातार होते रहा कि भारत के पब्लिक सेक्टर्स को कौड़ियों के मोल दिया जा रहा है, अडानी इसकी नेटवर्थ बढ़ती चली जा रही है, तो ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें अभी हम तो वैल्यूएशन के ढहती हुई परिस्थिति को देख रहे हैं? तो जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अगर इनकी परिस्थिति को भी आप समझिए तो इन्होंने जो 4 पैसे लगाए हों, या फिर बैंकों के जरिए जो म्यूचुअल फंड का पैसा अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है, क्या उस नाजुक स्थिति में बैंकों के सामने क्राइसिस होगा तो उसमें जनता का पैसा भी डूबेगा? ध्यान दीजिए, मीडिया के भीतर इन बातों को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इन बातों का जिक्र नहीं कर रहा है, उसको तो सवाल पहला खड़ा करना चाहिए कि जनता का पैसा डूबेगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और मौजूदा राजनीतिक सत्ता बजट वाले दिन, जो कि उसकी अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री का सबसे गोल्डन वक्त होता है, क्योंकि हलवा बनाया जाता है, हलवा चखा जाता है, उसकी मिठास होती है, लेकिन भारत की इकोनॉमी के भीतर की खटास एक ऐसी अर्थव्यवस्था को डेवलप कर रही थी जिसमें बजट के दिन ही शेयर बाजार के भीतर हड़कंप मच गया।
और शेयर बाजार आगे बढ़ रहा है तो आप फिर भी दृष्टि में नहीं आ पा रहा है कि स्थिति क्यों आगे बढ़ रही है, और जब नीचे आ रहा है तो भी आप संभल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कंपनियों ने चीजें संभाली जरूर, और बीएसई और जब एनएसई का इंडेक्स जहां बंद होता है वहां एक घाटे में, एक हल्के से मुनाफे में है। लेकिन पहली बार है ये इतने और छोर के साथ 2000 पॉइंट के ऊपर चले जाना और फिर नीचे आ जाना, फिर नेगेटिव में चले जाना, किसी तरीके से बराबर करना, इससे पहले कभी इस रूप में सेक्टर में नहीं था। तो क्या ये कहा जाए कि टेलीविजन भी सत्ता का है, मीडिया भी सत्ता की है, कॉरपोरेट भी सत्ता की है, रेगुलेटर बॉडी भी सत्ता की है, तो देखेगा कौन और बताएगा कौन? तो जो सरकार कहेगी, जो सत्ता कहेगी, वही आवाज सही मायने में एक आखिरी आवाज होगी, और उसी आवाज को इस देश को मानना होगा। लेकिन उसके भीतर के खोखलेपन को समझेगा कौन? शायद यह एक ऐसा सवाल अपने तौर पर शेयर बाजार के भीतर बजट वाले दिन उभरा है जो इससे पहले कभी नहीं उभरा था। आखिर के 4-5 सवाल। अगर नॉर्वेन सोवेरेन फंड बिकने लगा, अगर स्विस कंपनी ने मना कर दिया कि अब वो कोलेट्रल तौर पर नहीं खरीदेगी, अगर स्विट्जरलैंड की एजेंसी ने जांच की शुरुआत कर दी, तो क्या ये माना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के इकोनॉमिक ढांचे को लेकर और शेयर बाजार और वैल्यूएशन को लेकर और यहाँ के इकोनॉमिक समझ को लेकर एक नए चिंतनीय स्थिति में दुनिया देख तो नहीं रही है भारत की इकोनॉमी को लेकर? यह सवाल सबसे पहले उठता है। दूसरा सवाल, इस दौर में कोई बड़ा नाम इस रूप में उभर कर नहीं आया जो कि अडानीज के एफपीओ के साथ जुड़े। उसमें आप बिरला का नाम ले सकते हैं, टाटा का नाम ले सकते हैं, बजाज का नाम ले सकते हैं, सिंघानिया का नाम ले सकते हैं। और स्थिति ये आ गई कि पब्लिक तो नहीं ही इन्वेस्ट कर रही है, यहां तक कि अडानीज ग्रुप के कर्मचारी भी इन्वेस्ट करने की स्थिति में अपनी ही कंपनी में नहीं है। क्या ऐसी स्थिति अडानीज की एक झटके में अचानक आ गई, या फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जो परिस्थितियां थी उसने बजट के दिन उस इकोनॉमिक परिस्थिति को उभार दिया कि इस नेक्सस के आसरे भारत की इकोनॉमी नहीं चल सकती है, इसको संभालने की जरूरत है? तो क्या सत्ता कोई जवाब देगी, मोदी सरकार कोई जवाब देगी? क्योंकि राजनीतिक तौर पर मोदी के साथ अंबानी और अडानी का नाम बार बार लिया गया, और अडानी की ग्रोथ जब अंबानी को भी ओवरटेक कर गई, तब ये सवाल उभरा कहीं तेजी से कि क्या इस परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी अगर संभल नहीं रही है तो एक कॉरपोरेट कैसे संभल सकता है? और इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान दीजिए तो शेयर बाजार का 60,000 ऊपर के जाना, इसको लेकर पार्लियामेंट तक में तालियां ठोकी गई हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार बयान दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है कि शेयर बाजार हमारा कितना शानदार चल रहा है। तो ढहती हुई परिस्थिति और नाजुक परिस्थितियों में इस देश के निवेशक क्या छोटे वोटर हैं? उनकी तादाद बहुत कम है, इसीलिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल, अगर वाकई कंगाली के रास्ते अडानी जा रहे हैं, अगर एक ऐसी परिस्थिति निकल कर आ रही है जिसमें एलआईसी और एसबीआई के जो सीनियर स्टाफ हैं उनको भी सामने आकर अधिकारियों को कहना पड़ रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और ये हम मानकर चल रहे हैं कि अडानीज़ के जो बंदरगाह हैं, जो हवाई अड्डे हैं, जो अलग अलग उनकी इन्वेस्टमेंट और जो एसेट्स हैं, अगर उसको भी देखिएगा तो कंगाली की परिस्थिति नहीं बल्कि डूबने की परिस्थिति कहीं तेज़ी से उभर रही है क्या? क्योंकि अगर कोई सिर्फ फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर नहीं है और उसके अपने कामकाज ज़मीनी तौर पर भी है, तो क्या यह पूरी की पूरी प्रक्रिया अडानीज को लेकर नहीं बल्कि मोदी की राजनीतिक सत्ता को लेकर है? आखिरी सवाल जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, अगर अर्थव्यवस्था के आसरे कोई सरकार अपनी उपलब्धियों को दिखलाती और बतलाती है, तो उस अर्थव्यवस्था में जब सेंध लग रही है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर सत्ता और सरकार को सामने आकर सही जानकारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या फिर इस ब्लैक वेडनेसडे के आसरे छोड़ देना चाहिए कि इस शेयर बाजार में हमेशा से तो ब्लड बात होते आया है, तो अब फिर से हो जाए? इसमें किस बात का डर और किस बात का खौफ? क्या इस दिशा में इंतजार किया जा रहा है? या तीसरी बात, जो पॉलिटिकल फंडिंग कॉरपोरेट के जरिए इस देश में मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए
एक राजनीतिक जमी बनाती है, क्या वो जमी खिसकने वाली है, खिसक रही है? और यही खौफ मौजूदा राजनीतिक सत्ता को है? इस सवाल पर हम आपको छोड़ जाते हैं, क्योंकि यही परखने की चीज है। अडानीज तो कई आएंगे और जाएंगे, लेकिन राजनीतिक सत्ता के साथ इकोनॉमी को मिलाना और अर्थव्यवस्था के आसरे भारत की राजनीति को साधना, यह खेल खुले तौर पर पहली बार खेला जा रहा है। सवाल शायद इसी खेल को समझने और इसी खेल के परिणाम को लेकर इंतजार करने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।